नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है उम्मीद का दिया। ठीक है वकील साहब, आप कल आ जाइए, हम बैठकर बात करते हैं। वंदना ने कह तो दिया, पर सच यही था कि अभी भी वह अनिर्णय की स्थिति में थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति में उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। मायके में कुल जमा 4 लोग थे, माँ, बाबूजी, बड़े भैया और वह। शादी के बाद वह अपने पति के साथ रह रही थी। उधर बड़े भैया की शादी के बाद माँ बाबूजी से अलग अपनी गृहस्थी बसा चुके थे। 20 साल से उसके माँ बाबूजी छोटे से किराए के घर में अकेले रहते थे। चूँकि तीनों घर एक ही शहर में थे, लिहाजा मेल मुलाकात होती रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कुछ समय से माँ के गिरते स्वास्थ्य से सब कुछ चिंता में डाल दिया। उम्र के इस पड़ाव पर बाबूजी भी काफ़ी अशक्त हो चले थे। घर के सभी काम तिस पर माँ की देखभाल अब उनसे सदती ना थी। पहले माँ बाबूजी को अपने यहाँ बुलाकर कुछ दिनों उसकी देखभाल कर लेती थी। उन दोनों का मन थोड़े दिनों में के लिए बहल जाता, लेकिन घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से अब वह संभव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी माँ बाबूजी को अब एक स्थायी सहारे की ज़रूरत थी। चूँकि मायके में कोई और था नहीं, इसलिए उसने बड़े भैया से बात करने का मन बनाया। देखो, अभी मेरे पास बहुत उलझने हैं। बच्चों की पढ़ाई का तगड़ा खर्चा है ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही उसकी जगह कि मैं माँ बाबूजी को रख सकूं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कहो तो मैं महीने के कुछ रुपए उन्हें दे सकता हूँ। वह भी अपने खर्चों में कटौती करके बड़े भैया ने जैसे हाथ खड़े कर दिए। भैया, बात पैसे की नहीं है। क्या आप देख नहीं पा रहे हैं कि माँ और बाबूजी बिल्कुल असक्त हो चले हैं। अभी उम्र में पैसे से अधिक उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता है, और हमारे सिवा उनका है ही कौन। आप तो जानते हो, अभी तक मुझसे जितना बना मैंने उनकी देखभाल की, पर अब मुझ पर भी तमाम बढ़ती जिम्मेदारियों का दबाव है। अगर आप उन्हें अपने साथ रख लें तो रही पैसों और दूसरी कोई भी मदद, तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी आपकी भरपूर सहायता कर सकूं। वंदना ने बेचारगी से कहा, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से बात कर सकता हूँ। वैसे भी जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, माँ बाबूजी महीनों तुम्हारे घर रुकते हैं, तो क्या अब क्या हो गया कि अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। भैया की व्यंग्यात्मक टिप्पणी वंदना को चुभ गई। हाँ भैया, मानती हूँ कि माँ बाबूजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कुछ कम किया है। फिर मैंने भी तो आज तक अपनी बेटी धर्म ईमानदारी से निभाने की प्रयास किया है। मगर अपने तो कहकर वंदना ने एक सांस ली। भैया के मन में अपने लिए इतना जहर देखकर उनकी आंखों में दर्द भर आया। उसकी ज़रूरत पड़ने पर बेटी की मदद करना माँ बाबूजी का कोई गुनाह हो गया। उसने तो इस तरह की बात कभी सोची ही नहीं थी। बचपन से माँ ने बड़े भैया को एक विशेष दर्जा, उनकी पढ़ाई की टेबल, उनकी ज़रूरत की कॉपी किताबें, उन्हें हॉस्टल में रखना आदि सब उनकी मर्जी के मुताबिक ही तय होता था, जबकि वह कैसे भी कहीं भी अपनी पढ़ाई कर लेती थी। उसे कभी किसी विशेष सहूलियत की आवश्यकता नहीं पड़ी। सालों से घर के हर छोटे बड़े फैसले में बड़े भैया को आगे रखकर उनकी बात का सम्मान रखा जाता। स्वयं बड़े भैया उससे कई बार कह चुके थे कि बेटा, तुम इस घर के मामले में मत पड़ा करो, अब आपस में सब निपट लेंगे, तुम अपना घर संभालो, इस घर की और माँ बाबूजी की चिंता हम पर छोड़ दो। तो अब क्या हो गया? अब वे क्या आपकी कई बातों और जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं? फिलहाल वह इतना समझ चुकी थी कि भैया के मुंह से निकलने वाले ये शब्द असलियत में उनकी भाभी के दिमाग की उपज है। यह समझते हुए वंदना ने आखिरकार खामोशी अख्तियार कर ली। बात आई गई हो गई, पर वंदना की चिंता दिनों दिन बढ़ रही थी। एक बार अमन से बात करके देख लूँ, हो सकता है वे मेरी परेशानी को समझें। आखिर मैंने भी उनके घर वालों के लिए इतना कुछ किया है। सालों से इस घर और ससुराल के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं बनता? माँ बाबूजी उसके साथ उसके घर में रहेंगे तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, थोड़ा काम बढ़ जाएगा, पर देखा जाएगा, सोचकर उसने पति से बात करने का निश्चय किया। क्या मूर्खों जैसी बात करती हो? अपने भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों लेना? बेटे के रहते हुए लोग बेटी के पास रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आखिर सामाजिक नियम कायदे
भी कोई चीज़ है। छूटते ही अमन ने सामाजिक मान्यताओं के नाम पर जैसे पल्ला झाड़ लिया। पर माँ बाबूजी ने सदा ही वक्त पड़ने पर हमारी सहायता की है। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें भी फर्ज निभाना चाहिए। भूल गए? हमारे बच्चों के जन्म पर माँ ने आकर पूरी डिलीवरी अकेले संभाल ली थी। घर के कामों के अलावा मेरी और परी की देखभाल में कितने अच्छे से की थी। वंदना ने पुरानी याद ताज़ा करनी चाहिए। अरे हर माँ अपनी बेटी के लिए ये सब करती है, इसका क्या मतलब है? यह तो नहीं कि इस एहसान के बदले हम उनकी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ओढ़ लें। वह भी उनके बेटे के होते हुए। अमन ने बेपरवाही से कहा। ओह, वंदना की रंच मात्र भी हैरानी नहीं हुई। इतने सालों के साथ रहते हुए अमन को इतना तो जानने लगी थी, पर मन का एक कोना अभी भी इस भूल में था कि हर मुश्किल परिस्थिति में अमन साथ देगा तो शायद उसे निराशा ना होना पड़े। बहरहाल अपने द्वारा छली जा रही वंदना इस समय भारी उलझन में थी। अपनी जन्मदाताओं की फिक्र उसे अधमरा किए दे रही थी। कोई आसरा, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। सपने में भी माँ बाबूजी देखती थी तो चिंता से उसे डर लगता था। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। हे भगवान, माँ बाबूजी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना। वे कभी बेबस और लाचार न हों, हमेशा स्वस्थ रहें, किसी की दया के मोहताज न हों। प्रार्थना करते हुए वह सिसक पड़ती। एक दिन बीता जा रहा था। माँ की बीमारी, बाबूजी की तीमारदारी और वंदना की लाचारी बढ़ती जा रही थी। क्या करे? उसे किसे अपनी व्यथा कहे? कौन है जो उसे जख्म पर मरहम रख सकता है? क्या कहीं भी माँ बाबूजी को इज्जत की 2 रोटी नहीं मिल सकती? आखिरकार वंदना ने एक कड़ा फैसला लिया। समाज और खानदान की परवाह किए बिना पास ही एक वृद्धाश्रम जाकर अपने माँ बाबूजी के लिए बात कर सभी औपचारिकताएं पूरी कराई। मन में ज़्यादा खुशी न सही, पर आत्मसंतोष तो था कि अब माँ बाबूजी तो बेसहारा तो न रहेंगे। ऐसे में एक दिन उसने एक मनहूस खबर मिली कि माँ का चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन दोनों का एक जीप ने टक्कर मार दी। माँ ने तो सड़क पर ही दम तोड़ दिया और हॉस्पिटल जाते जाते बाबूजी की भी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। एकदम से आ पड़ी इस आपदा ने सभी को विस्मित कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना सा न रह गया। नाते रिश्तेदारों ने सभी की आंखें नम थी। भाई भाभी तो फूट फूट कर रो रहे थे। अमन भी अपने आंसू को बहने से नहीं रोक पा रहे थे। खुद उसके बच्चे भी नाना नानी को याद करके एक कोने में बैठे सिसक रहे थे, पर वंदना की आंखों में एक आंसू न था। पर पता नहीं इस असह्य वेदना और दुख की घड़ी में उसके मन में जाने कैसी असीम शांति छाई थी। उसने इस कुकृत्य के लिए समाज और परिवार के को भाजन का शिकार हुई थी, पर उसे किसी के व्यंग्यबाणों और तानों का कोई असर न हुआ। परसों ही माँ बाबूजी की 13वीं निपटी थी। बीच में ही एक बार वकील साहब आकर उनसे मिलकर जा चुके थे। दरअसल माँ बाबूजी की इंश्योरेंस पॉलिसी के 10 लाख रुपए उसे मिलने थे, क्योंकि माँ बाबूजी ने उसे ही नॉमिनी बनाया था। आज माँ बाबूजी वाले किराए के घर को खाली किया जा रहा था। ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं था, बस रसोई घर में कुछ बर्तन और बरसों पुराना उनका पलंग और अलमारी, साथ ही कुछ छोटा मोटा सामान। कमरे के एक कोने में स्टूल पर करीने से लगी माँ बाबूजी की फ़ोटो। ये फ़ोटो उनकी जवानी के दिनों की थी, जिसमें माँ बाबूजी के भव्य चेहरे पर बड़ी बड़ी मूँछें थी और माँ की कजरारी भोली चितवन देखते ही बनती थी। माँ की अलमारी देखते वक्त माँ की पसंदीदा साड़ी पर वंदना की निगाह ठहर गई। यह साड़ी बाबूजी ने उन्हें शादी की 50वीं सालगिरह पर दी थी। लाल बूटों से सजी सुनहरे गोटे वाली ये साड़ी माँ को अत्यंत प्रिय थी। वह साड़ी उठाकर वंदना ने अपने सीने से चिपका ली। पल भर को ऐसा महसूस हुआ मानो वह माँ के सीने से जा लगी हो। तभी उस साड़ी की तह से एक पर्ची सरकती हुई नीचे गिरी। कौतूहल बस वंदना ने उसे उठाया। यह माँ के हाथों लिखी एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिसे पढ़कर वंदना की आंखों से अश्रुधारा बह चली। प्रिय बेटी बंधु, हमारी जिंदगी की सांझ नज़दीक है। ईश्वर ही जाने कि कितने और सांसों को मोहलत बची है। हमारे पास बेटी हमारी कोई वसीयत नहीं है जिसे हम तुम दोनों बच्चों के नाम करके जा सकें, मगर संस्कारों की जो दौलत मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हें आज तक भली भांति सहज रखी है। उसके अलावा जाने अनजाने तुमने
एक माँ की पूरी विरासत अपने अंदर संजो ली है, जो प्रिकपल मैंने तुम्हारे कर्मों के रूप में साकार होते हुए देखी है। कितनी विचित्र बात है कि वसीयत देने वाले की इच्छा पर तथा विरासत लेने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है। वसीयत हमारी कोई है नहीं और विरासत तुम अपने आप ही संभाल चुकी हो। तो इस नाते हमने तुम्हें अपनी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी बनाया है। हमारा आशीर्वाद समझकर पॉलिसी की इस छोटी सी रकम को तुम जहाँ जैसे चाहो खर्च करना। सदा खुश रहो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ। इतने दिनों का सर्द किसी फोड़े सा फूट कर बह निकला। जी भरकर रो लेने के बाद उसका मन हल्का हो चुका था। माँ के इस पत्र ने जैसे ही उसे निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर दी, अब उसे बस सुबह वकील साहब के आने का इंतजार था। दीदी, आप जो भी निर्णय लो, बस मुझे इतना कहना कि माँ बाबूजी की अंत्येष्टि से लेकर 13वीं तक आपके भैया ने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। पैसों की तंगी होते हुए भी उन्होंने हमें सबकी इज्जत पर आँच न आने दी और पानी की तरह पैसा बहाया है। भाभी ने इशारों में अपनी बात वंदना के आगे रख दी। ओ भाभी, तुम अभी तक नहीं समझ पाई कि माँ बाबूजी के हृदय की पीड़ा को उन्हें जीते जी हमसे थोड़ी सी देखभाल और अपनापन चाहिए था, न कि मरने के बाद ये दिखावा। वैसे भी अपने ये सब बाबूजी के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में अपनी साख बनाने के लिए किया। सोचते हुए वंदना का मन उदास हो चला। देखो वंदना, जो करना बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है। अमन ने इससे अधिक बोलना जरूरी नहीं समझा। आखिर वंदना उसकी पत्नी थी, वह जो भी फैसला लेगी उसके पक्ष में ही लेगी। उसे इस बात का पूरा विश्वास था। वकील साहब, माँ बाबूजी के बीमा की सारी रकम 10 लाख रुपए मैं उस वृद्धाश्रम में दान करना चाहती हूँ जहाँ हर तरफ से निराश होकर मैंने उन्हें रहने की व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता कि इस राशि के लिए उससे उपयुक्त पात्र कोई और हो सकता है। वंदना ने दृढ़ शब्दों में अपना निर्णय सबके सामने रख दिया, जिसे सुनते ही वकील साहब के अलावा हर किसी के चेहरे पर मुर्दानगी छाई थी। वंदना ने कोने में रखी माँ बाबूजी की फ़ोटो पर निगाह डाली। उसके चेहरे की निर्मल मुस्कान जैसे अपने मन की असीम शांति को बयां कर रही है और उसे सही निर्णय लेने पर बधाई दे रही है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आज के समाज में ये चीज़ आम बात है कि पेरेंट्स को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बेटे बहुएं बहुत सोचते हैं और कहीं कहीं पे तो ये हाल है कि सोचते ही नहीं हैं, वृद्धाश्रम जैसी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर इस कहानी में आप लोगों को कुछ भी सही लगा हो और अगर आपके मन को छूती हो तो प्लीज़ एक लाइक, थम्स अप बनता है। धन्यवाद।